Workman compensation reserve is a reserve set aside out of firm's profits to meet possible liability on account of compensation to employees if it arises. Suppose किसी वर्कर को फैक्ट्री में काम करते टाइम कोई चोट लग जाए तो उसको कॉम्पेंसेशन देने के लिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाया जाता है, जिसमें से हर साल अपने प्रॉफिट्स में से एक अमाउंट साइड पे रख दिया जाता है कि इतना उस रिजर्व के काम आएगा। सपोज किसी को कॉम्पेंसेशन देने की ज़रूरत पड़े तो वो उसमें से दिया जा सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि क्लेम मे और मे नॉट अराइज, कभी कभार ये हो सकता है कि क्लेम आता ही नहीं है साल में। तो जब हम चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, तो सारे रिजर्व्स और फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा पार्टनर्स में जो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स में से बनाए थे, जिनको कि मतलब जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे अगर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है, क्लेम अराइज नहीं होता है, तो दैट मीन्स दैट इज अवेलेबल फॉर द पार्टनर्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम। तो वो पार्ट जो कि यूज किया ही नहीं जा रहा है क्लेम में, तो उस पार्ट को हम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में आपस में बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि ऐसा क्यों किया जाता है, पार्टनर्स फ्रेश स्टार्ट करते हैं जब भी ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आते हैं, तो ताकि जिसका भी नया एडिशनल शेयर है उसको कोई अनड्यू एडवांटेज ना हो जाए या उसको अपने पिछले उसकी वजह से कोई अनड्यू लॉस ना हो जाए। तो इसकी वजह से फ्रेश स्टार्ट किया जाता है, जिसकी वजह से सारे रिजर्व्स को पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ऐसा ही एक रिजर्व होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो हम इसके अलग अलग केसेस करेंगे, पहले थ्योरी का थोड़ा पढ़ते हैं कि व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, जब कोई क्लेम नहीं आता तो दैट मीन्स रिजर्व की पूरी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है पार्टनर्स में आपस में बांटने के लिए। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे कि लास्ट भी बताया था कि रिजर्व जो होता है उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मतलब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। अब जब आप उसको बांट ही रहे हो तो दैट मीन्स वो कम हो रहा है, बंद खत्म हो रहा है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो इतनी अमाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल्स बढ़ रहे हैं तो इसीलिए उनको उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस कोई क्लेम नहीं है उस टाइम पे। तो सेकेंड केस है व्हेन क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन एग्जिस्ट, जब होता है क्लेम, उस टाइम पे कोई क्लेम अराइज हो जाता है तो क्या करते हैं, तो तीन सिचुएशंस आते हैं। व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, मतलब क्लेम जो है वो इक्वल है हमारे रिजर्व के, तो दैट मीन्स पूरे का पूरा रिजर्व यूज हो जाएगा उस क्लेम को सेट ऑफ करने के लिए, उसको कवर करने के लिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। इसको क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि ये अभी हमारी एक लाइबिलिटी अराइज हो गई है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। इसको एज अ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है, अनलेस कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लेम वाज पेड ऑफ, उस केस में हम एंट्री कर देंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लेम को डेबिट क्यों किया, क्योंकि क्लेम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, तो जब हम पे ही कर रहे हैं तो वो लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई। टू बैंक इसलिए किया क्योंकि एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। बैंक हमारी एसेट है, एसेट कम हो रही है क्योंकि पैसे दे रहे हैं हम उसको, तो दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि क्लेम वाज पेड ऑफ तो ये एंट्री कर दोगे, अदरवाइज ये जो क्लेम अराइज हुआ है इसको एज अ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखा देंगे।
पूरे का पूरा रिजर्व यूज कर लेंगे उस क्लेम को कवर करने के लिए, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। ऐसा हो सकता है कि क्लेम कम हो रिजर्व से, तो इन दैट केस जो भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का बाद बाकी का पार्ट है जो बच गया है वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसका कुछ पार्ट क्लेम को कवर करने में यूज कर लिया, जितना पार्ट यूज करना था, मतलब क्लेम कम है क्योंकि रिजर्व्स के अमाउंट से, बाकी का पार्ट जो भी बचा हुआ है वो हम पार्टनर्स में आपस में बांट देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी ऐसा हो सकता है कि व्हेन क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, तो अगर क्लेम ज्यादा का है तो भी हमें क्लेम तो कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पार्टनर से पैसे लेंगे। अब पार्टनर से पैसे लेंगे हम थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी वीडियो में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनकी रीअसेसमेंट की जाती है कि उनकी वैल्यू कितनी बढ़ गई कितनी कम हो गई, उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो अगर क्लेम आ गया और क्लेम ज़्यादा है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से, तो जितने से ज़्यादा है उतने की लायबिलिटी को कवर करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को यूज़ करेंगे, और फिर उसी रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी लॉस होगा हम उससे पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले एंट्री सीखते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये अभी बताया रिजर्व खत्म होता है तो उसको डेबिट करते हैं। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में हम वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन भी करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी सीखेंगे। तो रीवैल्यूएशन को डेबिट इस अमाउंट से करते हैं जो भी हमारी लायबिलिटी अराइज हो रही है नई, या फिर हमारी लायबिलिटी कोई इंक्रीज हो रही है, तो उतने अमाउंट से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो जितना पार्ट हम रिजर्व से कवर कर सकते थे कर लिया, उसके बाद जो लायबिलिटी बच गई उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। ये लायबिलिटी अराइज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट किया हमने, तो डेबिट साइड पे हमने लिखा होगा वो क्लेम की, जितना भी क्लेम ज़्यादा था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से उस अमाउंट को लिखेंगे। तो ये एक तरह से लॉस है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट पढ़ेंगे हम इसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर डेबिट ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो लॉस है, और वो लॉस कौन भरेगा, इवेंचुअली वो पार्टनर्स ही भरेंगे। तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं बाय द अमाउंट ऑफ लॉस दैट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ दिस क्लेम, इस क्लेम की वजह से। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि लॉस आया है, तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस लॉस को हम कवर कर देंगे, इस पार्ट को भी हम करेंगे बाद में। उसके बाद है हम एक क्वेश्चन करते हैं, Ram, Shyam and Mohan sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. Decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2021. तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज कर रहे हैं। An extract of their balance sheet as at 31st March 2021 is वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है उनके पास 90,000 का। तो आपको अलग अलग 5 केसेस दे रखे हैं जिसके बेसिस पे आपको एंट्रीज करनी है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। फर्स्ट केस है व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, तो दैट मीन्स कोई क्लेम के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो दैट मीन्स कि पूरे का पूरा 90,000 हमारे पास अवेलेबल है पार्टनर्स में बांटने के लिए और उनकी ओल्ड रेशो में बांटने के लिए। जितना भी ये रिजर्व्स होते हैं उनकी ओल्ड रेशो में बांटे जाते हैं। तो 4:3:2 में हम राम श्याम मोहन को ये वाला रिजर्व दे देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस में वर्कमैन compensation reserve account debit to Ram's capital account
to Sham's capital account and to Mohan's capital account in their old ratio. तो ये रिजर्व है हमारा 90,000 का, तो 4:3:2 मतलब 4/10 होता है 40,000, 3/10 30,000 एंड 20,000। तो तीनों पार्टनर्स में हम इसको बांट देंगे। तो राम श्याम एंड मोहन के, मोहन ही है ना, हाँ। तो अगला है उनमें बांट देंगे। सेकंड है केस 2, व्हेन देयर इज नो क्लेम। अगर कोई क्लेम नहीं है तो दैट मीन्स उसका मतलब सेम है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को पूरे का पूरा उनके कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में ऐसे आएगा पेपर में, एग्जाम में आपके, तो आपको एक बार फिर से ये एंट्री करके दिखा देनी है, सेम जो फर्स्ट केस में हमने की है। केस 3, when a claim on account of workman compensation reserve is 45,000। अब देखो 90,000 हमारा रिजर्व पड़ा हुआ है और हमारा क्लेम है 45,000, तो कवर करने के बाद भी हमारे पास रिजर्व बच जाएगा। 90,000 माइनस 45,000, अभी भी हमारे पास 45,000 का रिजर्व बच जाएगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं, हम सिंगल सिंगल एंट्री कर सकते हैं, हम डबल एंट्री भी कर सकते हैं, मतलब कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो सिंगल सिंगल एंट्री कैसे करेंगे? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम है? 45,000 का, तो उसको हम कवर कर लेंगे रिजर्व में से। अब रिजर्व है हमारा 90,000 का, 90,000 में से 45,000 अगर हम कवर कर भी लेंगे तो भी हमारे पास 45,000 बचेंगे। तो इस रिजर्व के इस पार्ट को वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इस रिजर्व के इस पार्ट को हम उनके कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो उनकी रेशो है 4:3:2, यानी कि 4/10, 3/10 एंड 2/10। तो उसमें हम इसको बांट देंगे। तो 45,000 का 4/10 होता है 20,000, 3/10 होता है 15,000 एंड 2/10 होता है 10,000। इन दोनों की बजाय आप एक ही एंट्री भी कर सकते हो, कंपाउंड एंट्री कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट किया 45 से, यहाँ पे डेबिट किया 45 से, तो दोनों टोटल मिला के हम कर देंगे इसको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू क्रेडिट किस किस को किया उसको कर दो क्रेडिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। तो पहले लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट 45,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंगल कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं या फिर दो एंट्रीज भी कर सकते हो। इसके बाद है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज 99,000। हमारा रिजर्व था 90,000 का, क्लेम आ गया 99,000 का, तो दैट मीन्स अभी भी 9,000 हमें कवर करने हैं, वो हम कवर कर लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो केस 4 में हमारा क्लेम ज़्यादा का आया है, तो केस 4 में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो पूरे का पूरा ही यूज हो जाएगा 90,000। बाकी के 9,000 के लिए हम यूज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट 99,000। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो पूरे का पूरा रिजर्व यूज हो गया और थोड़ा रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज हो गया टू cover this claim of 99,000।
अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया होगा इसकी वजह से, उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। रिमेंबर, इन देयर ओल्ड रेशियो। सिर्फ गुडविल के लिए हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग को देखना है, या नेट इफेक्ट आएगा तो देखना है, जो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अदरवाइज जितने भी रिजर्व्स हैं उनको करने के लिए या रिवैल्यूएशन करने के लिए हम उनकी ओल्ड रेशियो को यूज करेंगे, विच इज इन दिस केस 4:3:2। तो राम्स कैपिटल, शाम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस अकाउंट को आप क्लोज कर दोगे। डेबिट किया था, क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे 9000। उनकी ओल्ड रेशियो है 4:3:2, तो 4000, 3000 एंड 2000। अगले केस में है कि व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज 90,000। 90,000 का ही रिजर्व है और 90,000 का ही क्लेम है, तो पूरे का पूरा वहीं पे यूज हो जाएगा। तो केस 5 में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। रिमेंबर, इन सारे केसेस में क्लेम को बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि अभी ये क्लेम अराइज हुआ है, इसको अभी पे नहीं किया गया है। आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट्स, हम जैसे किसी और कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेते हैं, तो इनकी मार्केट वैल्यू कभी इधर उधर कम या ज़्यादा हो सकती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फर्म्स बनाते हैं रिजर्व, एक ऐसा रिजर्व जिसको कि प्रॉफिट में से हर साल एक अमाउंट साइड पे रख दिया जाता है, ताकि अगर कोई मार्केट वैल्यू कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो लॉस हो जाएगा, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। तो जब भी चेंज इन पीएसआर होगा तो फ्रेश स्टार्ट होता है, तो जितना भी रिजर्व है उसको पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। अगर सपोज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई है, तो उस फॉल को कवर करने के बाद, तो कुछ केसेस आते हैं इसमें, जैसे मान लो रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की एक होती है मार्केट वैल्यू और एक होती है बुक वैल्यू। मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं तो हम उनको उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कितने की खरीदी थी। तो अगर तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर ही है, मतलब 1 लाख की खरीदी थी, अभी भी 1 लाख की है, तो कोई फॉल नहीं आया, तो उस टाइम पे चेंज इन पीएसआर के टाइम पे जितने भी रिजर्व्स पड़े होते हैं हम उनको बांट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं कि फॉल नहीं आया, तो हम पूरे का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हम कैपिटल अकाउंट करते हैं, अज्यूमिंग की फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो ये एंट्री करेंगे। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू, तो जब मार्केट वैल्यू गिर जाए, मार्केट वैल्यू गिर जाए, बुक वैल्यू से कम हो जाए, तो दैट मीन देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इस फॉल को कवर करेंगे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, इसको कवर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे कवर? इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हो तो डेबिट करते हो, डिक्रीज होते हो तो क्रेडिट करते हो। तो एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, जितनी अमाउंट से वो डिक्रीज हो रही है उतनी अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे, और बाकी का बचा हुआ हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है। रिजर्व पूरा खत्म कर दो तो डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में फॉल आया है तो उसको क्रेडिट कर दो। एसेट
जब डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो जो भी अमाउंट बच गया है रिजर्व का आफ्टर कवरिंग द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आगे है, कई बार ऐसा होता है कि फॉल जो है दैट इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो दैट मीन्स पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, रिजर्व में जितना भी था उतने का ही फॉल आ गया, तो पूरे का पूरा रिजर्व यूज कर लेंगे उस फॉल को कवर करने में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट कम हो गई। आगे है व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जब फॉल ज्यादा का है तो दैट मीन्स हमें यूज करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट से उसको कवर करना पड़ेगा। हम आगे इसके बाद वही बनाने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जितना यूज कर सकते हैं उतना करेंगे, जितना है उतना यूज कर लेंगे, बाकी के फॉल के लिए हम यूज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसको डेबिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब ये जो भी रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है इसकी वजह से जो भी लॉस आया है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो गए तो कैपिटल को डेबिट करते हैं, लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, तो इसीलिए इनको डेबिट कर दी। कई बार ऐसा होता है कि कोई फॉल नहीं आता बल्कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो दो फायदे हो गए, एक तो रिजर्व हमारे पास पूरे का पूरा अवेलेबल है कि हम बांट देंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको पूरे का पूरा बांट दो। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई मार्केट वैल्यू, जब भी ये चेंज इन पीएसआर है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, अब बढ़ी हुई वैल्यू हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे या गिरी हुई वैल्यू हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, जो भी नई वैल्यू है वही दिखाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, एसेट बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे इसको दिखाएंगे। अभी इसके बाद हम वही करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं कि अगर एसेट इंक्रीज हो जाए या लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, मतलब हमें बेनिफिट हो रहा हो, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका फायदा भी इवेंचुअली पार्टनर्स को ही मिलने वाला है उनकी ओल्ड रेशो में, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया अकाउंट में, क्रेडिट साइड बढ़ गई तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। अगला क्वेश्चन है, गौरव, सौरभ एंड कबीर sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2 and they decide to change it to 2:3:4। तो ये दे रखा है आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 18,000 का, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 2 लाख, बुक वैल्यू होती है जो कि बैलेंस शीट में की वैल्यू होती है, इनको हमने 2 लाख का खरीदा था तो 2 लाख को ही बैलेंस शीट में दिखाया, जैसे कि एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है जितने की वो खरीदी जाती हैं, but after change in PSR, after admission of a partner, after retirement death, इनके बाद इन्वेस्टमेंट की जो भी कम हुई वैल्यू या बढ़ी हुई वैल्यू दिखाते हैं, क्योंकि वैसे भी हम उसको कवर करके रिवैल्यूएशन कर चुके हैं, तो सारी एसेट्स को ही रिवैल्यूड फिगर पे दिखाया जाता है, अदरवाइज सारी एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 2 लाख रुपीज। अब है 5 केसेस दे रखे हैं, when there is no other information, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है कि मार्केट वैल्यू गिरी या बढ़ी, तो हम इस केस में मानेंगे कि पूरे का पूरा रिजर्व हम बांट देंगे पार्टनर्स में, तो एंट्री करेंगे उनकी ओल्ड रेशो में, तो एंट्री क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये है केस 1। 2 गौरव कैपिटल अकाउंट, 2 सौरभ कैपिटल अकाउंट, 2 कबीर कैपिटल अकाउंट, उनकी ओल्ड रेशो में। तो रिजर्व है आपका 18,000 का,
18,000 का रिजर्व है, तो उनकी रेशियो है 4:3:2, यानी कि 4/9, 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो ये बनता है आपका 8,000, 6,000 एंड 4,000। सेकेंड केस में भी मार्केट वैल्यू है 2 लाख, तो मतलब कोई ना तो कोई फॉल आया ना तो कोई वो राइज हुई वैल्यू, तो मतलब पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सेम है बुक वैल्यू के, तो पूरे का पूरा रिजर्व फिर से बांट देंगे। तो सेम एंट्री हम करेंगे सेकेंड केस में, सेम एंट्री को आप कर देना सेकेंड केस में। आगे है थर्ड केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। 2 लाख की खरीदी थी, 1,91,000 की रह गई, यानी कि 9,000 का फॉल आ गया। इस 9,000 के फॉल को हम कवर करेंगे रिजर्व से, रिजर्व से कवर कर लेंगे। हमारे पास रिजर्व है 18,000, फॉल आया 9,000 का, बाकी बचा हुआ 9,000 हम पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 पूरे का पूरा खत्म करते हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया क्योंकि वो वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। बाकी का बचा हुआ 18,000 में से 9,000 कम करोगे तो बाकी का बचा हुआ हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू गौरव कैपिटल अकाउंट, टू सौरव कैपिटल अकाउंट एंड टू कबीर कैपिटल अकाउंट। 4/9, 3/9, 2/9, तो ये बनता है 4,000, 3,000 एंड 2,000। आगे है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 18,000 का प्रॉफिट हो गया उनको इन्वेस्टमेंट पे, तो ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे, गेन को ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और हमारा पूरे का पूरा रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हम पहली एंट्री करेंगे, इस रिजर्व को बांटने की एंट्री कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू गौरव कैपिटल अकाउंट, टू सौरव कैपिटल अकाउंट, टू कबीर कैपिटल अकाउंट, उनकी रेशियो में बांट देंगे 4/9, 3/9, 2/9 में। तो ये हो जाएगा 4/9 मतलब 8,000, 6,000 एंड 4,000। अब जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती हो गई 2,18,000, 2 लाख का उसका कॉस्ट था, तो 18,000 से बढ़ गई इन्वेस्टमेंट, तो एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 18,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में डालते हैं सारी एसेट्स और लायबिलिटीज की बढ़ी हुई वैल्यू को या कम हुई वैल्यू को। अब इस रिवैल्यूएशन को क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट कर दो, यानी कि प्रॉफिट आया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू गौरव कैपिटल अकाउंट, टू सौरव कैपिटल अकाउंट, टू कबीर कैपिटल अकाउंट, उनकी रेशियो में विच इज 4:3:2, तो सेम 8,000, 6,000 एंड 4,000 में उनको बांट दो। आगे है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000, खरीदी थी हमने 2 लाख की, बुक वैल्यू है 2 लाख की, मार्केट वैल्यू हो गई 1,73,000, तो 27,000 का फॉल आ गया। तो 18,000 का फॉल तो हम यहाँ से कवर कर लेंगे केस 5 में, बाकी बचा हुआ 9,000 का फॉल हम कवर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो कैसे करेंगे इसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो पूरा का पूरा खत्म हो गया 18,000, और 9,000 और भी फॉल बचा है, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 27,000। अब इसको लॉस को कवर करने के लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। तो गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, सौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट,
and Kabir's capital account debit to revaluation account 9,000. तो 4,000, 3,000 and 2,000 ऐसे करके ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आगे है एक टॉपिक रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। चेंज इन पीएसआर के टाइम पे जितने भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनकी रीअसेसमेंट की जाती है कि उनमें कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज आया है। तो इसके लिए बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो। तो अगर पेपर में आए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या करते हैं, हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड फिगर पे दिखाना होता है। कई बार पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि इनको रीवैल्यूड फिगर्स पे दिखाना है, कई बार डिसाइड करते हैं कि पहले जैसी वैल्यू ही रहने दो, मतलब हम नहीं दिखाना चाहते रिवाइज्ड वैल्यू को। दोनों मेथड करेंगे हम। पहले फर्स्ट मेथड करते हैं कि जब वो अपनी वैल्यूज को दिखाना चाहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए बेटर है कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से सीख लेते हैं कि कैसे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब भी आपको लॉस दिखे तो डेबिट साइड में डाल दो, बेनिफिट दिखे तो क्रेडिट साइड पे डाल दो। जैसे कि टू एसेट्स, अगर एसेट डिक्रीज हो रही है तो एक तरह से लॉस हो रहा है, तो इसको डेबिट में दिखाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स लॉस हो रहा है, तो उसको भी डेबिट साइड में दिखाएंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहे हैं, और यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कर रहे हैं। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो बेनिफिट होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लॉस हो रहा है, डेबिट साइड पे आएगा। एसेट इंक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रही है तो लॉस हो रहा है, तो डेबिट पे आएगा। और एसेट इंक्रीज हो रही है तो बेनिफिट हो रहा है तो क्रेडिट पे आएगा। तो जितने भी बेनिफिट वाले अमाउंट है क्रेडिट साइड पे, और लॉस वाले अमाउंट डेबिट साइड पे दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कोई लायबिलिटी ऐसी जिसको कि हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, वो अब अगर अभी जस्ट डिस्कवर हुई है कि ये भी लायबिलिटी पड़ी हुई है, तो उससे एक तरह से लॉस हो गया, तो उसको डेबिट साइड पे। अनरिकॉर्डेड एसेट अगर मिल जाए तो बेनिफिट हो गया क्रेडिट साइड पे। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, क्योंकि माइनस वाली साइड का टोटल ज़्यादा है। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा यानी प्लस वाली साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो ये है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेम्यूनरेशन। अगर कोई पार्टनर, रीवैल्यूएशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट करवाई जाती है। तो अगर वो तैयार हो गया है कि इस चीज़ के लिए कि मैं ये रीअसेसमेंट करवाऊंगा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए अगर फर्म उसको रेम्यूनरेशन देता है, कुछ भी कमीशन वगैरह देता है, तो उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को क्रेडिट कब करते हैं, कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, हम उसको कैश में नहीं दे रहे, हम उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन टू कैश बैंक एक्सपेंसेस के लिए, तो अगर फर्म ने कोई एक्सपेंसेस इनकर करे हैं तो उसके लिए एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्चुअली एक्सपेंसेस के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। आई होप आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। एक बार फिर से अब एंट्रीज की उससे कर लेते हैं। जब एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट डेबिट करते हैं, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट।
क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। इस फंडे को ध्यान में रखना। जब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अनरिकॉर्डेड एसेट, उस एसेट का नाम लिख के टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे सब जगह पे इंडिविजुअली उस एसेट या लायबिलिटी का नाम लिखना है आपको। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी मिली है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में करना चाहिए, तो उसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का क्या टॉपिक है। रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अगर पेड बाय फर्म है तो उसकी एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी आपको बैलेंस शीट में दे रखा है वो। अगर पेड बाय पार्टनर लिखा है तो दैट मीन्स पार्टनर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फर्म रिस्पॉन्सिबल है। अगर पार्टनर पे कर भी रहा है या फिर उसको रेम्यूनरेशन भी दिया जा रहा है तो उसकी कैपिटल को हमें बढ़ाना चाहिए, उसकी कैपिटल को हमें इंक्रीज कर देना चाहिए, यानी कि उसको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज कि पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है कि उसी को रिवैल्यूएशन का प्रोसेस करना है और आपको क्वेश्चन में लिखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, तो दैट मीन्स रेम्यूनरेशन की बस एंट्री कर देंगे। जैसे मान लो कि ए एक पार्टनर है, उसको 10,000 रेम्यूनरेशन दिया गया इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस भी उसी को बेयर करने हैं। तो मान लो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं 8,000 के, तो अभी हमें मैटर नहीं करता कि एक्सपेंसेस कितने के हुए, 8,000 के हुए कि 12,000 के हुए। हमने क्योंकि ए को रेम्यूनरेशन दे दिया था इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस कि उसी को बेयर करने हैं, मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सपेंसेस borne एंड पेड बाय पार्टनर है तो उसके लिए आपको कोई एंट्री नहीं करनी। एक्सपेंसेस अगर बेयर भी पार्टनर कर रहा है और पे भी वही कर रहा है तो नो एंट्री। इस केस में हमने उसको बस रेम्यूनरेशन देने की एंट्री कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। तो एक्सपेंसेस कितने भी हुए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए ही रिस्पॉन्सिबल था, उसी ने पे कर दिए। मान लो कि पार्टनर रिस्पॉन्सिबल तो था बट उसने पे नहीं की है, यानी कि एक्सपेंसेस टू बी borne बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। बेयर तो करने थे पार्टनर को लेकिन फर्म ने पे किए। अब क्योंकि पार्टनर को बेयर करने थे तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम उससे रिकवर करेंगे वो एक्सपेंसेस की अमाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल जब कम होती है, इंक्रीज होती है क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे क्योंकि हमें उससे लेने हैं ये एक्सपेंसेस, बट क्योंकि हमने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए, तो टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्रीज को ध्यान रखना। आने वाले चैप्टर्स में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बार बार बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है ये, और उनकी रेशियो चेंज हो रही है, अभी हो रही है 2:2:1। तो आपको बनाना है, ये सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी है और आपको बनानी है, जर्नल एंट्री पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे, बैलेंस शीट की तरफ नहीं देखेंगे,
पहले हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 10% से बढ़ गई है। तो मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट नजर आए तो क्रेडिट साइड पे, लॉस नजर आए तो डेबिट साइड पे। सिंपल सा फॉर्मूला है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, एसेट बढ़ गई तो बेनिफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। कितने से बढ़ गई? ये है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है, ये आपको 2,60,000 की है। ये 2,60,000 की थी, 10% से बढ़ गई यानी कि 26,000। 2,60,000 का 10% होता है 26,000। तो हम क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी अमाउंट से बढ़ी है? 26,000 यहाँ पे दिखा देंगे। आगे है मशीनरी बी रिड्यूस बाय 15%। तो मशीनरी है आपकी 3,50,000 की है। एक बार फिगर्स लिख लेते हैं, अच्छे से नहीं है, ब्लर्ड आया। स्टॉक है 90,000, बिल्स रिसीवेबल है 70,000, सन्ड्री डेटर्स है 1 लाख, कैश इन हैंड है 25,000 और कैश एट बैंक है 1,05,000 का। तो मशीनरी है 3,50,000 की, 15% से कम हो गई। कम हो गई, एसेट कम होगी तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे दिखाएंगे 3,50,000 का 15% टू मशीनरी अकाउंट। 3,50,000 का 15% होता है 52,500। आगे है स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। टू और बाय में फर्क है। टू का मतलब होता है कम बढ़ के, सॉरी, इंक्रीज टू 1 लाख, बढ़ के हो गया 1 लाख का। स्टॉक था 90,000 का, बढ़ के हो गया 1 लाख का, यानी कि 10,000 से बढ़ गया। बढ़ गया तो बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पे दिखा दोगे बाय स्टॉक अकाउंट 10,000। उसके बाद है provision for doubtful debts to be created at 5% on sundry debtors। sundry debtors के ऊपर प्रोविजन बनाया है। sundry debtors है हमारे 1 लाख के, 1 लाख के डेटर्स हैं। 5% से प्रोविजन, 5% से यानी कि 5,000 का प्रोविजन। प्रोविजन के ऊपर एक्चुअली मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में नहीं, हम एडमिशन वाले चैप्टर में करेंगे। अभी सीधा सीधा, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन ने कुछ नहीं दे रखा, तो सीधे सीधे हम 1 लाख के ऊपर 5% से बना देते हैं, क्योंकि अदरवाइज प्रोविजन का अकाउंट बनाना चाहिए। वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगी आपको, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में। तो 1 लाख के ऊपर 5% से प्रोविजन बनाएंगे 5,000 का। तो प्रोविजन बनाना पड़ गया यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 5,000 का। आगे है a creditor of 5,000 is not to claim the dues, hence it is to be written back। तो एक 5,000 का क्रेडिटर था जिसने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो अभी लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो रही है तो दैट मीन्स बेनिफिट वाली साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। 5,000 उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, तो 5,000 यहाँ पे लिख देंगे। A claim on account of workman compensation is 10,000। अभी हमने ये पीछे किया भी है तो हम इसको कर लेते हैं फिर से। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आया है हमारे पास, पड़ा हुआ है 30,000 का, क्लेम आ गया 10,000 का। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 10,000। बाकी बचा हुआ 20,000 हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 5:3:2 में बांट देंगे 20,000 को। तो पार्टनर्स के नाम है अनिल कैपिटल अकाउंट टू मनवीज कैपिटल अकाउंट एंड टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 बचे हुए, 5/10 मतलब 10,000, 3/10 मतलब 6,000, 2/10 मतलब 4,000। तो रिजर्व हमने खत्म कर दिया इन सब में बांट के।
उसके बाद है an expense of 2000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer. तो हमने एक्सपेंसेस हमें इनकर करने पड़े ताकि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करा सके. तो हम एंट्री कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 2000. अगर आपको बैलेंस शीट में कैश दिया है तो सब एंट्रीज कैश से करेंगे, अगर बैंक दिया है तो बैंक से करेंगे. इस क्वेश्चन में दोनों है तो हम किसी से भी कर सकते हैं. तो हम बैंक से किया है टू बैंक अकाउंट 2000. ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट. तो हम इसको क्लोज करते हैं. यहाँ पे इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये है 59,500. तो इधर का टोटल कम आ रहा है. बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारी 18,500 की. डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो लॉस होता है. तो बाय लॉस ट्रांसफर टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मनवीज कैपिटल अकाउंट एंड साहिल्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो 5:3:2 में बांट देंगे हम. तो ये आता है आपका 9250, 5550 एंड 3700. एंट्रीज के लिए अब हम बढ़ते हैं. एंट्रीज के लिए जो तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं अमाउंट्स, उसी के बेस पे एंट्रीज कर लोगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. ठीक है, मशीनरी का अलग से कर लेना. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी. Revaluation account debit to provision for doubtful debts for provision being provision या for provision created for sundry debtors. Revaluation account debit to bank account for expenses incurred by the firm. Land and building account debit to revaluation account. Stock account debit to revaluation account for increase in the value of these assets. Sundry creditors account debit to revaluation account for decrease in the value of creditors. And then partners capital account debit, यानी Anil's capital account debit, Manvi's capital account debit, Sahil's capital account debit to revaluation account for the loss on revaluation transfer to their capital account. तो revaluation की तो सेम ये एंट्री हो जाएंगी, इसके बेस पे आप कर लेना. उसके बाद है बाकी की एंट्रीज के लिए बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं. सबसे पहले जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व है 20,000 का, तो उसको पार्टनर्स में बांट देंगे. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स इसकी नहीं, कोई एंट्री नहीं है. तो जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री कर लेते हैं. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 का है, उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे. टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू मानवीज कैपिटल अकाउंट, टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो विच इज 5:3:2. तो ये हो जाएगी 10,000, 6,000 एंड 4,000. लाइबिलिटी साइड हो गई है. उसके बाद एसेट साइड के लिए कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं है जिसको बांटना है. इन सब के लिए मैं बता चुकी हूँ आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंट्रीज पास कर लेंगे. एक टॉपिक रह गया है, मैंने शुरू में बताया था आपको कि यहाँ पे हमने बात की थी इसके बारे में कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो भी उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज है, तो उसको अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा. अगर वो इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट होगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में करेंगे. और नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट भी करेंगे. छोटा सा वो भी टॉपिक रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.